ऑर्गेनाइजेशन है ना। इस चैप्टर में हम किस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनी। जब सोवियत यूनियन क्या हुई, सोवियत यूनियन टूट गई, तो इसमें एग्जामिन किया गया, इमर्ज हुआ एक नया वर्ड और इसमें आकर क्या है, ने इस दुनिया को कैसे किया, रिकंस्ट्रक्ट किया और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सामने बहुत सारे चैलेंज निकल के आए, जैसे यूएस के, इंक्लूडिंग यूएस। ठीक है, यूएस क्या था, एक बहुत बड़ी पावर थी उस टाइम पे, और पोटेंशियल जो जितने भी रिफॉर्म वाली चीज़ें थी वो क्या करती थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो सारी रिफॉर्म जो लाना चाहता है या करना चाहता है, अगर यूएसए चाहे तो कर सकता है। ठीक है, क्योंकि एक पावरफुल वो था, हम प्लेयर कह सकते हैं उन सब में, और आज के टाइम पे भी पावरफुल प्लेयर है, लेकिन उसके साथ एक और पावरफुल प्लेयर निकल के आए, चाइना। आज के टाइम पे चाइना, रशिया, यूके, फ्रांस, ये सारे क्या है, पावरफुल प्लेयर है। अगर इनका क्या हुआ, अगर ये जो पावरफुल प्लेयर है वो अगर वो नहीं कहते, यश नहीं कहते, तब तक कोई भी कानून किसी भी कीमत पे नहीं बन सकता यूएन में। किस में नहीं बन सकता, यूएन में। आप देखेंगे यूएनएससी क्या होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती है। इसमें कितने 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। कितने होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। इसमें रिफॉर्म की प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमने उन्हें वीटो पावर दे दी है कि हमसे 5 जो देश है हमारे परमानेंट। ठीक है, इंडिया क्या है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है और सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म चाहता है। इस चैप्टर में हम आस्किंग करेंगे यूनाइटेड नेशन में क्या चीज़ बहुत ज़्यादा डील करती है, कैसे हम किस तरीके से हमारे वर्ल्ड में हम डोमिनेट करते हैं, या कौन सी डोमिनेंट पावर है जो क्या करती है, सुपर पावर इस टाइम पे है। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आती हैं और प्लेइंग करती हैं क्रूशियल रोल। कैसा रोल, क्रूशियल रोल प्लेइंग करती हैं। अब उसके बाद देखेंगे हम यूनाइटेड नेशन का लोगो कुछ इस तरीके का है जो मैप में दिख रहा है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है उन्हें देखेंगे। अगर हम कार्टून देखें, दोनों ही पेज पे कार्टून दिया है, ये कार्टून कमेंट करता है और इफेक्टिवनेस इन्वेंशन करता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, रेफर करती है किसको, यूएन को। लेबनान जो क्राइसिस आई थी वो 2006 में आई थी। कब आई थी, 2006 में लेबनान की क्राइसिस आई थी। कब आई थी, 2006 में। अगर कार्टून रिप्रेजेंट करते हैं, ओपिनियन देता है और हियर करता है यहाँ पे यूएन की सारी बातें। और एक और चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, यूएन क्या है, जनरली रिगार्डेड होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है आज के टाइम पे। और बहुत ज़्यादा लोगों की जो आँखें होती हैं वो कहाँ होती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर होती हैं। जब भी कोई क्या होती है, जब भी कोई क्राइसिस आती है, इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है, इसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता। इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है, जिसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता, और रिप्रेजेंटेटिव होती है सारी दुनिया के देशों की। ग्रेट होप होती है ह्यूमनिटी के लिए कि हम पीस और प्रोग्रेस दोनों ही देंगे। उसके अलावा नीड होती है ऑर्गेनाइजेशन की, लाइक करता है यूएन को। लेट अस हियर द टू इनसाइडर, यानी कि 2 चीज़ देखेंगे हम इसमें। पहला क्या है, यूनाइटेड नेशन वो क्या है, नॉट क्रिएट टू टेक एंड दी ह्यूमनिटी टू दी हेवन बट टू बी सेफ इट अ हेल। यानी कि यूनाइटेड नेशन को हमने इसलिए क्रिएट नहीं किया कि ये मानवता के लिए स्वर्ग होगी, हमने इसलिए क्रिएट किया है कि हम उन्हें नर्क से बचा सकें। क्या कर सके, उन्हें नर्क से बचा सके। ये किसने बोला है, ये बोला है सेक्रेटरी जनरल थे, जो कौन थे, हमर कौन जोकड़ो, क्या थे, हमर जोकड़ो थे, डेंगा हमर जोकड़ो। ठीक है, इसकी क्या थे, ये सेक्रेटरी थे। सेकंड कमेंट भी कुछ इसी तरीके से आया, सत्सी थरूर का है, जिसे तुम पढ़ लेना। अब क्या है, दिस 2 क्वेश्चन, ये जो 2 लाइन है ये बताती है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नॉट द आंसर टू द एवरी बट, यानी कि हर इंसान या हर चीज़ के लिए नहीं होती, लेकिन आज के टाइम पे हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो बहुत सारे मैटर में ये करती है, हेल्प करती हैं। जैसे युद्ध में शांति बनाए रखने के काम के लिए हम किसका, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं। कंट्री जो क्या कोऑपरेट करती है एक दूसरे के साथ लिविंग कंडीशन में। ठीक है, कंट्री क्या है, जब कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा एक दूसरे से हो जाता है तो क्या होती है, नेसेसरी चीज़ों को हम क्या करते हैं, हम डील करते हैं उनके साथ, क्या करते हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हम उनके साथ डील करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, जिससे हम उन्हें क्या कर सके, बचा सके। आज के टाइम में एक और इंस्टेंट देखेंगे कि कंटिन्यूशली इशू जो होते हैं पीसफुल सॉल्यूशन के लिए होते हैं, किसके लिए होते हैं, पीसफुल सॉल्यूशन के लिए। अगर हम उसके बाद इवन दो रियरली नॉट
नोटिस करें, आज के टाइम की चीज़ों को हम नोटिस करें तो ज़्यादातर जो कन्फ्लिक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा जो कन्फ्लिक्ट होते हैं वो किसका, युद्ध के लिए हो जाते हैं। धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, युद्ध में कन्वर्ट हो जाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सुपर स्टेट होती है, अथॉरिटी के साथ, मेंबर के साथ क्रिएट करती है, रिस्पॉन्स देती है स्टेट को और कम करती है बिगनिंग को। स्टेट एग्री करती है क्रिएशन को, मतलब स्टेट कहते हैं कि नहीं हम आपके साथ सीज़ फायर कर लेंगे या फिर यहाँ पे एग्रीमेंट कर लेंगे पर लड़ाई नहीं करेंगे। उसके अलावा क्रिएट करती है, हेल्प करती है, रिसॉल्व करती है प्रॉब्लम को पीसफुली। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये क्या है, एक अनदर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, हेल्प करती है दूसरे लोगों की। जैसे हारिस करता है ना दूसरे लोगों को पेन पेंसिल दे के, ऐसे ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जब भी डिसीज़ होती है ना, डिसीज़ तो उन्हें कम करने का काम करती है। और क्या करती है, जैसे वैक्सीनेशन किया था हमने कोविड में, किया था ना, बहुत सारे देश आगे निकल के आए थे और बहुत सारे देश जो परचेज़ करने की कैपेसिटी में नहीं थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने परचेज़ किया था। क्या किया था, मतलब एक दूसरे को वैक्सीन दे दी थी और वैक्सीनेशन में क्या की थी, हेल्प की थी। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें और टेम्परेचर की बात करें तो इंक्रीज़ करता है ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। वो किस किस इशू पर काम करेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक तो डिसीज़ के उस पर करेगा, बेस पे सुनना तबस्सुम, एक डिसीज़ पे काम करेगा, ठीक है। जब हमारी ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज़ होंगी उस पर काम करेगा। और ग्रीन हाउसेस गैसेस कहाँ इंक्रीज़ होती है, एटमॉस्फेयर में। कहाँ होती है, एटमॉस्फेयर में। उसके बाद क्या करेगा, जब भी कोई चीज़ सी में डेंजर लगेगी, जैसे सुनामी वगैरह आ रही है, बाढ़ आ रही है, कोस्टल एरिया क्या हो रहा है, सबमर्ज हो रहा है किसमें, पानी में, तो उन सिटियों को बचाने का काम करेगी। कौन करेगा, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करती है, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारी सिटियों को बचाने के अलावा ये क्या करती है, सॉल्यूशन ढूंढती है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग पता है ना, ग्लोबल वार्मिंग बतानी तो नहीं है, बतानी है, ग्रीन हाउस गैसेस बतानी है पक्का, तो चलो बता दो, 2 ग्रीन हाउस गैस बता दो है क्या? पेड़ और पौधे। अल्लाह तुम कहाँ से आए हारिस। ग्रीन हाउस गैसें ऐसी गैसेस होती हैं जो इस अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देती है। अगर मुझे इस कमरे का टेम्परेचर बढ़ाना है तो क्या होगा बताओ जरा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, लोग लेके आ जाते हैं, बढ़ जाएगा। हाँ तो लोग ही कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन भी होगी। 2 पता चल गई, 2 ही बतानी थी, वैसे है तो बहुत, ठीक है। किसी और भी बात करेंगे। अब ग्लोबल वार्मिंग बतानी है। अब ये जो लोग तुमने अंदर घुसेड़े ज़बरदस्ती, जिनके लिए जगह नहीं थी, अब वो क्या कर देंगे, रूम के टेम्परेचर को कर देंगे इंक्रीज़। जैसे इंक्रीज होगा इसे बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ये ग्लोबल वार्मिंग का ही असर है जो इतनी गर्मी पड़ रही है बाहर। तो लोगों को अब देखेंगे क्या है। और मेजर इंडस्ट्री है पावर कॉर्पोरेट, मतलब बहुत, जैसे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, किसी के पास कोयला इंडस्ट्री है, किसी के पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इन्हें एक दूसरे के साथ जो कोलैबोरेट कराने का या एग्रीमेंट वगैरह कराने का काम भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का होता है। उसके बाद देखेंगे आईएमएफ, और आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये क्या करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि रेगुलेट करती है इंटरनेशनल लेवल को। आईएमएफ में कितने हैं, 190 मेंबर हैं, 90 मेंबरों की कंट्री है और अभी तक 190 मेंबर है इसके अंदर 2024 तक। इसमें जो सबसे बड़ा शेयर है वो है यूएसए का, और इसमें G7 के जितने भी मेंबर हैं वो सारे आते हैं। उनके अलावा सबसे ज़्यादा किसके शेयर है, यूएसए के, किसके हैं, यूएसए के, ठीक है। 16.52 है, जापान के हैं 6.15, जर्मनी के 5.32, फ्रांस के 4.03 और यूके की है 4.03, इटली के है 3.02। उसके अलावा कनाडा के 2.22 और 41.29 जो वोट है वो किसके हैं, चाइना के, वो किसके, इनके हो जाते हैं। G7 कंट्रियों के कितने हैं, 41.29। G7 के जो वो है शेयर कितना है, 41.29, ठीक है। इतना शेयर किसके पास आए हैं उसमें, उसका आईएमएफ में किसका है, G7 कंट्रियों के, ठीक है। G7 कंट्रियों में 7 ही कंट्री आती हैं, हाँ, ग्रुप 7 ग्रुप, ठीक है। अब देखेंगे उसके बाद क्या आता है, G7 के बाद चाइना का है 6.09%, इंडिया का है 2.6.4% और रशिया का है हमारा
2.59%, ब्राज़ील का है 2.22%, साउथ अरेबिया का है 2.02%। मेजर मेंबर हैं इसके, बड़े बड़े मेंबर। IMF में दो ही चीज़ याद रखनी है, एक तो क्या है इसका मॉनिटरिंग फंड, इंटरनेशनल सब बोल देते हैं, फंड भी बोलते हैं, मॉनिटरिंग याद करना है। क्या करना है? मॉनिटरिंग। दूसरा इसमें क्या याद करना है कि शेयर सबसे ज़्यादा किसका है, अगर कंट्री देखे तो USA और एक ग्रुप देखे तो G7, और इंडिया का रखना है यार 2.64%। ठीक है, क्योंकि हम इंडिया के लोग हैं ना, हमारे अंदर तो क्वालिटी भरी पड़ी है। क्वालिटी क्या कहती है? अब देखिए, एक्चुअली कॉर्पोरेशन होता है टू डिफरेंट थिंग में। नेशन क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है, नीड करता है, कॉर्पोरेट करता है, कैन नॉट एग्री होता है। बेस्ट टू डू सो, हाउ टू शेयर कॉस्ट, यानी कि कैसे हम कॉस्ट को कॉर्पोरेट करेंगे, कैसे हम मेक श्योर करेंगे कि बेनिफिट कैसे मिले, जस्टिफिकेशन कैसे और एंश्योर करेंगे दूसरे लोगों को। और ब्रिक, जब भी क्या होगी चीज़ें टूटने की बात आएगी तो हम इसमें क्या करेंगे, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और एग्रीमेंट करवाएंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ को कॉर्पोरेट करती है, मैकेनिज्म लेके आती है रूल्स का और ब्यूरोक्रेसी का। उसके अलावा मोर कॉन्फिडेंट कॉस्ट जो होती है वो शेयर करती है प्रॉपर्ली, बेनिफिट देता है। क्या देता है? बेनिफिट। क्या देता है? गवर्नमेंट को। उसके अलावा देखेंगे हम इसमें कि किस तरीके से फेयरली डिवीज़न होता है, यानी कि सच्चाई के नाम पे डिवीज़न होता है। जॉइन और एग्रीमेंट होता है ऑनरेबल टर्म और कंडीशन के साथ, यानी कि सही टर्म और कंडीशन के साथ क्या करते हैं, दो देशों के साथ ये एग्रीमेंट कराते हैं।